हेलो बच्चों, कैसे आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अच्छा, मन में डाउट आ रहा होगा, अरे सर आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा यूनिक बोल ही देते हैं, ठीक है। और मेरे लिए भी तो यूनिक है ही ये चीज। चलिए, न चांद की चाहत न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत न तारों की फरमाइश, हर जन्म मुझे आप ही के जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मिले, यही है मेरी ख्वाहिश, यही है मेरी ख्वाहिश। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को लगा ही होगा। चलिए तो आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लिया हुआ था। वो टॉपिक्स क्या क्या थी जान लेते हैं। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो तीसरा टॉपिक था वो था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। चौथा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। पांचवा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और इसे हम आज कवर करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यार बहुत बहुत मेहनत लगती है। चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी गर्भावस्था, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भ्रूण विकास। ठीक है, ऑब्वियसली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनके पेट में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है, सारी चीजें कब कब होता है, क्या क्या चीजें होती है, सभी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला लाइन है, आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projection appears on the trophoblast called chorionic villi। ठीक है, याद कीजिए जो ठीक पहले वाला हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, जिसमें मैंने बताया हुआ था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मैंने बताया हुआ था फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट यूट्रस के वॉल में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते थे इम्प्लांटेशन, और जिसके फलस्वरूप क्या होता था, प्रेगनेंसी की शुरुआत होती थी। ठीक है, तो जब इम्प्लांटेशन हो गया तो यहां पे कह क्या रहा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट था ना, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ट्रोफोब्लास्ट था उस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई देती है। देखिए आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट था उसके ऊपर हमें कुछ फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन दिखाई देती है, जिस प्रोजेक्शन को कहते हैं
कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। याद रखिएगा, विच इज सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, और वो जो कोरियोनिक विलाई है वो क्या होता है? यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरा हुआ होता है। यूट्राइन टिश्यू क्या होता है? यूट्राइन, यूट्रस, उसके अंदर का टिश्यू। और मैटरनल ब्लड एक होता है मम्मी वाला मीन्स मैटरनल, पापा वाला मीन्स पैटर्नल। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल्स की बात होगी, तो यहाँ पे मैटरनल। ठीक है, तो वो जो कोरियोनिक विलाई है वो दो चीजों से घिरा हुआ होता है, एक यूट्राइन टिश्यू और दूसरा मैटरनल ब्लड। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी कि जब वो जो जाइगोट था वो यूट्रस के वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, उसके बाद उसके बाद उस ट्रोफोब्लास्ट पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। जो कि दो चीजों से घिरा हुआ होता है, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि जो कोरियोनिक विलाई होता है, कोरियोनिक विलाई इस यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाता है। यदि आपने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो ये आपको पता होगा, जैसे ये सब क्या है? डिजिट्स हैं। ठीक है, और इन डिजिट्स को यदि हम इन हाथों से ऐसे मिला दे तो क्या हो गया? इंटरडिजिटेटेड, यानी कि दोनों आपस में मिल गए। सेम वैसे ही ये कोरियोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू के साथ मिल करके एक नए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बनाते हैं, जो कि होता है किनके बीच में? डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि फीटस, यानी कि जो बच्चा पेट में पल रहा है, और दूसरा मैटरनल बॉडी यानी कि मम्मी के बॉडी, यानी कि मम्मी के बॉडी और जो नया बच्चा पल रहा होता है उनके बीच जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या था? प्लासेंटा। और उसी प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है एम्ब्रियो तक। यानी कि अब देखिए, बच्चा बाहर तो है नहीं कि कुछ खाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेट में है, तो मम्मी जो जिस टाइप का न्यूट्रिएंट लेगी उस बच्चे को भी उस टाइप का न्यूट्रिएंट मिलेगा। जैसे कि आप याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि जो फूड से हमें एनर्जी मिलता है, फूड में ही क्या होते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी चीजें पाई जाती है। यदि मम्मी अच्छा न्यूट्रिएंट लेगी तो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, यदि मम्मी अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं लेगी तो उनके बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोला जाता है कि सभी मदर्स को कि अच्छी चीजें खानी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला फूड लेना चाहिए। ठीक है, तो वहीं जो मम्मी और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो जो प्लासेंटा होता है ना, उसी प्लासेंटा के थ्रू उस बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और साथ ही साथ क्योंकि बच्चा भी तो एक क्या है? एक एनिमल ही है। ठीक है, एक इंसान ही है, तो वो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। तो वो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो लेता है वो उसको उसी प्लासेंटा के थ्रू ही उसको मिलता है। और साथ ही साथ क्योंकि उसने ऑक्सीजन लिया तो वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो वो जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अपना वेस्ट जो छोड़ता है वो भी उस प्लासेंटा के थ्रू छोड़ता है। यानी कि बेबी कुछ लेता है वो भी इस प्लासेंटा के थ्रू, और जो कुछ निकालता है, छोड़ता है, वो भी उस प्लासेंटा के थ्रू ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, थ्रू एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? यही है प्लासेंटा। ठीक है, और ये जो ऊपर में ऐसे दिख रहा है ये सब क्या है?
प्लासेंटल विल्लाई। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे कैविटी ऑफ यूट्रस। ये क्या है, ये है यॉर्क सैक। और यहां पे ये क्या है, बच्चा पल रहा है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखिए दिख रहा होगा आपको ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा जो इस एम्ब्रियो यानी कि इस बच्चे से जो कनेक्टेड है वो एक कॉर्ड के थ्रू, जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, जिसका क्या नाम है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू बच्चा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ता है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which help in the transport of substance and to and from the embryo। यानी कि वही वो जो प्लासेंटा है वो बच्चे से कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू बच्चा को जो चीज लेना होता है वो लेता है और जो चीज निकालना होता है वो निकालता है। यानी कि जो उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो लेना होता है वही प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेता है, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ता है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के थ्रू छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए द प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन टिश्यू या फिर ग्लैंड भी यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो प्लासेंटा होता है वो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम करता है। यदि क्लास 11th में आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यदि आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ग्लैंड के बारे में आप पढ़े होंगे, और ग्लैंड के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ग्लैंड 3 टाइप का होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लासेंटा है ये भी क्या काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको जैसे याद कीजिए मैंने बताया हुआ था कॉर्पस लुटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, सेम यहाँ भी आप बोल सकते हो कि प्लासेंटा इज ऑल्सो एन टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्लासेंटा तो परमानेंटली के लिए बच्चे और मम्मी के साथ कनेक्टेड रहेगा नहीं, 9 महीने के बाद तो उसको हट ही जाना है। सो यू कैन से दैट प्लासेंटा इज ऑल्सो अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये जो प्लासेंटा है ये अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहां से जो नीट में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि जो प्लासेंटा होता है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, कौन कौन से हार्मोन्स को बनाता है। याद रखिएगा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इसी का दूसरा नाम है कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो जो ये प्लासेंटा होता है वो HCG HPL और उसके साथ साथ ही कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन और भी बहुत सारे हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है। सो याद रखिएगा जब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि जो प्लासेंटा होता है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट कर सकता है, सिंपली आप बोल सकते हो HCG HPL कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर ज्यादा आपको इतना ज्यादा नाम याद नहीं रहे तो एटलीस्ट 4 आप जरूर याद रखिएगा, HCG HPL और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद ये सब तो प्लासेंटा सेक्रेट कर रहा था। ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है, रिलैक्सिन। एक हार्मोन है जिसका नाम है
रिलैक्सिन ये भी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ओवरी के द्वारा। यही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर नीट, और यही से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अब बच्चा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बार ऐसा मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया गया ऑब्जेक्टिव में, रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड या फिर प्रोड्यूस्ड बाय, वहां पे एक ऑप्शन होता है प्लासेंटा। बहुत से बच्चे प्लासेंटा पे टिक कर देते हैं, बट याद रखिएगा वो प्लासेंटा नहीं सेक्रेट करता है, वो ओवरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओवरी सेक्रेट करता है। ठीक है, ऑल दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो हॉर्मोन्स है ना, इन हॉर्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान ही होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट भी करते चलिए, ऐसा ना हो कि मैं बोलता चलो अब आप नोट भी ना करें। ठीक है, चलिए उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन etc आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन etc, इनसे ये सब हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं और बन करके मैटरनल ब्लड में, मम्मी के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth। और इन हॉर्मोन्स का, जैसे मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, तो आप उसका नाम बता दोगे, बट हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन ना पूछे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ कि तुमने ये जो बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, तो ये इन हार्मोन्स का सेक्रेशन क्यों होता है? तो ये सेक्रेशन होता है क्यों? याद रखिएगा, फीटल ग्रोथ के लिए। ये किससे मदद करता है? फीटल ग्रोथ में, बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के वृद्धि एवं विकास में ये हार्मोन्स उनकी मदद करते हैं। ठीक है, नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, ठीक है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। याद कीजिए स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ था, बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला इनर सेल मास, वही क्या करता था, डिफरेंशिएट होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो वही जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होता है 3 जर्म लेयर में, यानी कि बच्चे का या फिर हम लोग के जो बॉडी के पार्ट्स का, हर चीज का निर्माण होता है वो 3 जर्म लेयर से होता है। याद रखिएगा 3 जर्म लेयर होते हैं। पहला एक्टोडर्म, ठीक है, जो आउटसाइड होता है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एक्टोडर्म जो आउटसाइड से होता है। ठीक है, मेसोडर्म मिडिल लेयर, कैसा लेयर है ये? मिडिल लेयर। लग रहा है मच्छरों को भी पढ़ाने का बड़ा शौक आ गया आज। ठीक है, दिख रहा है? चलिए लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मेसोडर्म मिडिल लेयर, और जो है हमारा एंडोडर्म, ठीक है, ये है हमारा इनर लेयर। ठीक है, एंडोडर्म ये है हमारा इनर लेयर। ठीक है, चलिए लाइन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। चलिए ये हो गया हमारा एंडोडर्म, ठीक है, यानी कि इनर वाला लेयर। अब देखिए आगे सीक्वेंस ऑफ जर्म लेयर। अब ये जो जर्म लेयर है इनका तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो होगा, यानी कि इनका किसका फॉर्मेशन पहले होता है, किसका बाद में होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है, उसके बाद एंडोडर्म बनता है, सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है, उसके बाद एंडोडर्म बनता है, एंड सबसे लास्ट में मेसोडर्म बनता है। याद रहे, ठीक है। अब हम प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सभी को पता है ये बात, जो ह्यूमन में प्रेगनेंसी होती है, जो ह्यूमन फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, उनका जो गर्भावस्था होता है वो 9 महीने का होता है। ठीक है,
एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है कि गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी को ही बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो डॉग में जो प्रेगनेंसी होता है, कुत्ते में कितने दिन का होता है? 60 to 65 डेज का होता है। हाथी में 607 to 641 डेज का होता है। बिल्ली में 52 to 65 डेज का होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जो 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी होता है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। पहला फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड मंथ जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड 7th to 9 मंथ जो होता है उसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए उसके बाद है हमारा इन ह्यूमन बीइंग। याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का तो सबसे पहले बच्चे के हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बच्चे का हार्ट बनता है। जब 2 महीना हो जाता है तब बच्चे में लिम्स हमारे पास टोटल 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पांव और डिजिट्स, ठीक है। जो उंगलियों में जो ये डिजिट्स बनता है ये, तो ये 2 महीने के बाद बन जाता है। जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जब 5वां महीना चल रहा होता है तब याद रखिएगा बच्चे के माथे पर, हेड पर हेयर्स, कुछ हेयर्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर फिनिश होता है, यानी कि जब 6 महीना कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे के बॉडी के ऊपर में अच्छा खासा हेयर आ जाता है। बच्चे का आईलिड सेपरेट हो जाता है और आईलैशेस बन जाता है, ठीक है। एंड लास्टली जब बच्चे का थर्ड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 9 महीना जब कंप्लीट हो जाता है, देन बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। जो बेबी होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट पॉइंट में याद रखिएगा, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, ठीक है, मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है उसको हम, उसका जो सबसे पहला जो साइन होता है वो हम स्टेथोस्कोप के द्वारा हम उसके हार्ट साउंड से हम अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा नोट। एक बार फिर से फटाफट से रिकैप मार देता हूं जिससे कि आपको कोई डाउट इस टॉपिक से रहे ही ना, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल वाला पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ लिया। और हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमने वो भी अभी कर लिया, जिसका हम अभी रिवीजन करने जा रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो देख लीजिए वो भी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने बताया अभी अभी ही, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ट्रोफोब्लास्ट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरा हुआ होता है। जो कोरियोनिक विलाई होता है वो यूट्राइन टिश्यू के साथ मिल करके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाता है, जिसका जो किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि फीटस जो बच्चा पेट में पल रहा है
और मैटरनल बॉडी यानी कि मम्मी के शरीर के बीच, यानी कि जो बच्चा पल रहा है उसके और मम्मी के शरीर के बीच उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। ठीक है, और जो प्लासेंटा होता है ये यही इसी के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में बच्चे में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, यानी इसी प्लासेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंच पाता है। क्योंकि अब बच्चा भी तो एक क्या है, इंसान ही है, तो अब वो यदि ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ेगा, तो जो ऑक्सीजन वो ले रहा है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अपना वेस्ट मटेरियल तो छोड़ेगा ना, तो वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट मटेरियल जो रिमूव करता है वो भी इसी प्लासेंटा के थ्रू करता है। उसके बाद जो मैंने बताया जो प्लासेंटा होता है, ये वाला जो प्लासेंटा है, ये वाला प्लासेंटा, ये प्लासेंटा और ये बेबी एम्ब्रियो, ये दोनों जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी एक चीज से कनेक्टेड है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, जो कि हेल्प करता है बच्चे तक और बच्चे से बाहर, यानी कि बच्चे को यही क्या करता है अम्बिलिकल कॉर्ड कि प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेकर के बच्चे को पहुंचा देता है, और बच्चे का जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लासेंटा को दे देता है कि लो भैया बाहर निकाल दो। ठीक है, उसके बाद चूंकि मैंने बताया जो प्लासेंटा होता है, वो जो प्लासेंटा होता है वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लासेंटा भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत से हार्मोन्स का सेक्रीशन करता है। अब वो जो प्लासेंटा है वो बहुत से प्रोटीन्स को भी बनाता है, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी बनाता है जो कि फीटल ग्रोथ में मदद करते हैं। अब वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं याद रखिएगा, HCG, HPL, HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL का फुल फॉर्म ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और उसी का दूसरा नाम है कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सभी हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो प्लासेंटा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि सेक्रेट होता है ओवरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, इस चीज को भी याद रखिएगा। नाउ ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान ही प्रोड्यूस किए जाते हैं वुमन के द्वारा, ये नहीं कि गर्भावस्था के बाद में या फिर पहले प्रोड्यूस हो। ठीक है, जब गर्भावस्था शुरुआत होती है तभी इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यही हार्मोन क्या करते हैं, फीटल ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिख दिया हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, और भी ऐसे हार्मोन्स है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ETC, इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर मैटरनल ब्लड में मिल जाती है। और इन हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी कि बच्चे के ग्रोथ में ये हार्मोन्स उनकी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बच्चे का जो मैंने बताया हुआ था, जो जाइगोट जो होता है मोरुला वाला, उसके बाद जो स्टेज आता है उसमें मैंने बताया हुआ था कि एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और अंदर में होता है इनर सेल मास, जो कि आगे डिफ्रेंशिएट होकर के एम्ब्रियो यानी कि नए बच्चे का निर्माण करता है। अब उसके बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो 3 जर्म लेयर के द्वारा होता है, याद रखिएगा। पहला जर्म लेयर है एक्टोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म आउटसाइड वाला लेयर है, ठीक है, मीजोडर्म मिडिल वाला लेयर है और एंडोडर्म इनर वाला लेयर है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब ये भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि इन तीनों जर्म लेयर में से सबसे पहले कौन से लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है, देन एंडोडर्म बनता है और सबसे लास्ट में मीसोडर्म बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नोट पॉइंट जिनको कभी मत भूलिएगा।
वो क्या है? तो वो ये है कि जो ह्यूमंस में प्रेगनेंसी होता है वो 9 महीने का होता है, एज यूजुअल सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा नोट पॉइंट के लिए हो सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, बट हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि डॉग, एलिफेंट में और कैट में गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है। याद रखिए गेस्टेशन पीरियड को ही प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कुत्ते में गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी होता है वो 60 to 65 डेज, 60 से 65 दिन का होता है। एलिफेंट, हाथी में 607 से 641 दिन का होता है। बिल्ली में 52 यानी कि 52 से 65 दिन का होता है, ठीक है। जो ये 9 महीने होते हैं ना, इन 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। पहले से लेकर के तीसरा महीना जो होता है प्रेगनेंसी का उसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। जो चौथे से छठा महीना होता है प्रेगनेंसी का उसको बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7वें से 9वें महीना जो होता है प्रेगनेंसी का उसको बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, इन ह्यूमन बीइंग जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है सबसे पहले उसमें हार्ट का फॉर्मेशन, दिल बनता है, ठीक है। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो उसमें लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसमें जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जब बच्चा 5 महीने का हो रहा होता है यानी कि जब बच्चे का 5वां महीना चल रहा होता है तो इसके हेड के ऊपर में, उसके माथे पे कुछ कुछ हेयर दिखाई देता है। जब बच्चा प्रॉपर 2 महीने का हो जाता है, जब बच्चे का प्रॉपर 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है यानी कि 6 महीना कंप्लीट हो जाता है, तब बच्चे के बॉडी पे अच्छा खासा हेयर आ जाता है। साथ ही साथ उनका जो आईलिड है वो भी सेपरेट अलग अलग हो जाता है और उनमें आईलैशेस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। एंड लास्टली जब बच्चे का 3 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है यानी कि जब बच्चे का 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, देन बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। बच्चा अब प्रसव के लिए तैयार है। बच्चे को अब इस दुनिया में आना है, फिर बच्चा यहाँ पे आकर के, इस दुनिया में आकर के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा नोट पॉइंट है जो कि ये है कि जो ग्रोइंग फीटस, जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तो उसका जो फर्स्ट साइन है वो हम स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट साउंड के रूप में हम सुन सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जब बच्चा वो जो बोला जाता है, आपने सुना होगा घर में आसपास कि जब प्रेगनेंसी पीरियड होती है, स्पेशली जब 3-4 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मम्मी को कि कोई ऐसा गलत बात नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? इसी चीज के लिए, क्योंकि जब बच्चे का 3 से 4 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका ब्रेन भी डेवलप्ड हो जाता है, वो हर चीज समझने लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा ना महाभारत में कि जब अर्जुन अपनी वाइफ से बात कर रही थी और उनको चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बता रही थी, तब तक उनकी वाइफ जो थी वो जगी हुई थी, जिसके कारण वो बच्चा भी जगा हुआ था। और अर्जुन ने जो अपनी वाइफ को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया तो वो उस बच्चे ने भी सुन लिया और वो बच्चा भी समझ गया। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने का तरीका बता रहे थे तब उनकी वाइफ सो गई थी, जिसके कारण वो बच्चा भी सो गया था, जिसके कारण वो बच्चा, जो वीर अभिमन्यु थे, वो चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो समझ गए लेकिन उनको निकलने का तरीका नहीं पता था, जिसके कारण वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। सो आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सो पता ही है क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और यार जल्दी से सब्सक्राइबर करवा के 500,000 कंप्लीट करवाओ यार, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, करवाइए सभी से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।